बीएससी सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट रूट के बारे में। इससे पहले हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? वो है प्लांट एनाटॉमी का। और हम किसकी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं? स्टेम की पढ़ रहे हैं, रूट की पढ़ रहे हैं। रूट और स्टेम दोनों में डाइकोट और मोनोकोट के बारे में हमने विस्तार से डायग्रामेटिक रूप से हमने इसको डिस्कस किया है, पढ़ा है। एक एक पार्ट के बारे में हमने जाना है कि एपिडर्मिस क्या होती है, कॉर्टेक्स क्या होता है, कैसा कॉर्टेक्स डाइकोट में पाया जाता है, कैसा मोनोकोट रूट में स्टेम में पाया जाता है। इसके बारे में हमने विस्तार से डिस्कस किया है। अब हमारे पास में प्रश्न आता है कि जब इन दो प्रकार के स्टेम पाए जाते हैं, मोनोकोट होता है, डाइकोट होता है, तो इनकी मध्य मुख्य अंतर क्या होता है? तो आज हम इस टॉपिक के माध्यम से डाइकोट और मोनोकोट स्टेम के बारे में बात करेंगे। दोनों की बीच सिमिलरिटीज कंपैरिजन करेंगे, इसकी डिफरेंस देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में डाइकोट और मोनोकोट स्टेम के बारे में बात करेंगे, उसके मध्य। उसके बाद में स्टेम और रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज का ये हमारा टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट स्टेम। जैसा कि इस टेबल में आपको दिख रहा है, एक डाइकोट स्टेम को प्रदर्शित करने वाले कैरेक्टर हैं, जबकि दूसरी तरफ मोनोकोट स्टेम को प्रदर्शित करने वाले कैरेक्टर हैं। तो मोनोकोट स्टेम के कैरेक्टर हैं और एक तरफ किसके हैं? डाइकोट स्टेम के कैरेक्टर। अनुप्रस्थ काट में हमने देखा है कि सबसे बाह्य परत होती है वो एपिडर्मिस कहलाती है, चाहे वो मोनोकोट स्टेम में हो या फिर डाइकोट स्टेम में हो। उस एपिडर्मिस पर हेयर पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, वो बहुकोशिकीय रोम होते हैं। इसको हम स्तंभ रोम के नाम से जाना जाता है। तो पहला पॉइंट है, डाइकोट स्टेम में एपिडर्मल हेयर प्रेजेंट होते हैं, जबकि मोनोकोट स्टेम में नहीं पाए जाते। सेकेंड है वो हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस सेल्स है वो जस्ट नीचे स्थित होती है। कहाँ पर? एपिडर्मिस के नीचे। तो बिलो टू एपिडर्मिस सेल्स, लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड हाइपोडर्मिस। डाइकोट स्टेम उबार और खांच युक्त होता है। उबार क्षेत्र के नीचे पाई जाने वाली कोशिकाएं हाइपोडर्मिस कहलाती हैं, जो कि स्क्लेरेनकाइमेटस होती है या कोलेनकाइमेटस होती है। यदि वो डाइकोट स्टेम पे तो हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस होगी, स्थूल कोणतक होगी। स्थूल कोणतक का मतलब होता है कोणीय क्षेत्र पर डिपोजिशन अधिक पाए जाने के कारण कोशिका भित्ति मोटी होती है। यदि वो मोनोकोट स्टेम का हाइपोडर्मिस है तो सामान्यतः स्क्लेरेनकाइमेटस पाई जाती है। ये तो बात हुई हाइपोडर्मिस की। डाइकोट स्टेम में कॉर्टेक्स, जो एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस के मध्य स्थित होता है, वो विभेदित होता है। आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स, मिडल कॉर्टेक्स। जबकि मोनोकोट स्टेम में पाए जाने वाला कॉर्टेक्स अविभेदित होता है, अर्थात एंडोडर्मिस पाई नहीं जाती। तो इस स्थिति में स्टेम के मध्य भाग, एपिडर्मिस के आंतरिक वाला कंप्लीट भाग कॉर्टेक्स ही होता है, उसको हम ग्राउंड टिश्यूज के नाम से जानते हैं। भ्रण ऊतक मोनोकोट स्टेम में अविभेदित होता है। डाइकोट स्टेम में एंडोडर्मिस पाई जाती है, जो स्टील के बाहर होती है, पेरिसाइकिल के जस्ट बाहर की ओर लेयर होती है, एंडोडर्मिस कहलाती है। इसकी संरचना एपिडर्मिस के समान होती है। एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स कोशिका में डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट होती हैं और वल्कोट से डेवलप होती है। मोनोकोट स्टेम में
केंद्रीय वलय में 7 पोल नहीं पाए जाते हैं। तो 7 पोल कहाँ पाए जाते हैं? बिखरी हुई अवस्था होती है, इसलिए एंडोडर्मिस विकसित नहीं होती है। मोनोकॉट स्टेम में एंडोडर्मिस एब्सेंट होती है। ग्राउंड टिश्यूज होते हैं जैसे वलकुट है, वो विभेदित होते हैं, मोनोकॉट में अविभेदित पाया जाता है। डाइकोट स्टेम में पाए जाने वाले 7 पोल या वैस्कुलर बंडल निश्चित संख्या में, लिमिटेड इन द नंबर्स, निश्चित संख्या में पाए जाते हैं, जबकि मोनोकॉट में पाए जाने वाले वैस्कुलर बंडल असंख्य होते हैं, परिधि की ओर स्थित होते हैं, केंद्र में स्थित होते हैं और पूर्ण रूप से बिखरे हुए होते हैं। डाइकोट स्टेम में पाए जाने वाले वैस्कुलर बंडल एक वलय में स्थित होते हैं, जबकि मोनोकॉट स्टेम में पाए जाने वाले वैस्कुलर बंडल अनियमित रूप से बिखरे हुए होते हैं। वैस्कुलर बंडल का वलय में उपस्थित होना डाइकोट स्टेम का स्पेशल फीचर है, कैरेक्टर है, जबकि भ्रण ऊतक में बिखरे हुए 7 पोल मोनोकॉट स्टेम का स्पेशल कैरेक्टर माना जाता है। लेबोरेटरीज के अंतर्गत लैब वर्क के दौरान जब हम स्टेम को एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के आधार पर विभेदित नहीं कर सकते, उस पादप भाग को देख करके मॉर्फोलॉजी के आधार पर हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि ये मोनोकॉट है अथवा डाइकोट है, तो हम इसकी अनुप्रस्थ काट काटते हैं और अनुप्रस्थ काट के अंदर यदि काट में यदि बिखरे हुए 7 पोल दिखाई देते हैं तो हम प्रारंभिक तौर पर हम कह सकते हैं कि ये दिया गया पादप भाग मोनोकॉट स्टेम है। वेस्कुलर बंडल की बात करें तो डाइकोट स्टेम में कोजॉइंट, कोलेटरल और ओपन प्रकार के होते हैं। ओपन किसको कहते हैं? ओपन का मतलब जाइलम और फ्लोएम के मध्य कैम्बियम उपस्थित होता है। कोलेटरल, फ्लोएम हमेशा परिधि की ओर स्थित होता है। कोजॉइंट, जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर स्थित होते हैं। मोनोकॉट के अंदर पाए जाने वाले वैस्कुलर बंडल भी कोजॉइंट, कोलेटरल लेकिन क्लोज टाइप होते हैं, अर्थात जाइलम और फ्लोएम के मध्य एधा या कैम्बियम अनुपस्थित होती है। डाइकोट स्टेम के वैस्कुलर बंडल ओपन टाइप होने के कारण कैम्बियम है। कारण क्या? कैम्बियम, इसका मतलब कैम्बियम उपस्थित है, जबकि मोनोकॉट स्टेम में कैम्बियम नहीं पाई जाती है। हम बात कर रहे हैं वैस्कुलर बंडल की, तो डाइकोट में पाए जाने वाले वैस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम का नियमित होते हैं। जाइलम भी प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, फ्लोएम भी प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में विभेदित होते हैं। एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे की ओर पाई जाने वाली कोशिकीय संरचना को पेरिसाइकिल कहते हैं। डाइकोट स्टेम में पेरिसाइकिल पाई जाती है, मोनोकॉट स्टेम के अंदर पेरिसाइकिल नहीं पाई जाती। मोनोकॉट स्टेम के अंदर जो 7 पोल होते हैं बिखरे हुए होते हैं। इन 7 पोल के चारों तरफ पाई जाने वाली कोशिकीय संरचना को बंडल शीथ कहते हैं। तो बंडल शीथ मोनोकॉट स्टेम में प्रेजेंट होती है, जबकि डाइकोट स्टेम के अंदर एब्सेंट होती है। एक आता है बंडल कैप सेल्स। क्या होती है ये बंडल कैप सेल्स? स्केलेनकाइमेटस एंडोडर्मिस की कोशिका होती है, जो एंडोडर्मिस डाइकोट में पाया जाता है, इसलिए बंडल कैप भी किस में पाई जाएगी? डाइकोट में। मोनोकॉट में बंडल कैप एब्सेंट होती है। आपने जब मोनोकॉट स्टेम की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तब उसमें प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम को इस कैविटी के रूप में प्रदर्शित किया था। ये इसकी वेसल्स है। प्रोटोजाइलम के विघटित होने से कैविटी बनती है, उसको प्रोटोजाइलम कैविटी या प्रोटोजाइलम लेकुना कहते हैं।
ये प्रोटोजाइलम कैविटी या लोक्यूना मोनोकॉट स्टेम में पाई जाती है, डाइकोट स्टेम के अंतर्गत नहीं पाई जाती। तो इस लोक्यूना के आधार पर हम आसानी से मोनोकॉट स्टेम और डाइकोट स्टेम को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट जो करैक्टर हैं वो फ्लोएम से संबंधित हैं। डाइकोट स्टेम में पाया जाने वाला फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स युक्त होता है। सीव ट्यूब्स और कॉम्पिनियन सेल्स ये दोनों फ्लोएम के एलिमेंट्री पार्ट होते हैं, आवश्यक घटक होते हैं। इसके बाद में फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर किसी पादप भाग में प्रेजेंट होते हैं, किसी पादप भाग में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो हम इसी के संदर्भ में बात करें, पेरेन्काइमा और फाइबर्स के बारे में बात करें तो डाइकोट स्टेम में फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा फ्लोएम फाइबर दोनों ही एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट जो करैक्टर है वो पित्त से है। डाइकोट स्टेम के केंद्रीय भाग में पाई जाने वाली पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं वो पित्त कहलाती है। ये पित्त केंद्रीय भाग में बड़े आकार की होती है, जबकि परिधीय भाग में छोटे आकार की होती है। पित्त प्रेजेंट होता है, लेकिन मोनोकॉट स्टेम में पित्त एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि पूरा का पूरा पादप भाग के अंतर्गत पाए जाने वाला ये उत्तकीय संरचना ग्राउंड टिश्यूज कहलाती है, और इस ग्राउंड टिश्यूज में 7 पुल बिखरी हुई अवस्था के अंतर्गत पाए जाते हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी हुई है। तो जब भ्रूण ऊतक पूरे पादप भाग में पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में पित्त नहीं पाया जाता। डाइकोट स्टेम में कैम्बियम उपस्थित होने के कारण सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, जबकि मोनोकॉट स्टेम में कैम्बियम अनुपस्थित होने के कारण सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि मोनोकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ अथवा द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती। इसके कारण मोनोकॉट स्टेम होते हैं वो डाइकोट स्टेम की तुलना में कम मोटाई के होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान ही इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के द्वारा कुछ फ्यूजीफॉर्म या तुर्को आकार की कोशिकाओं बनती है, जिसको मेडुलरी सेल कहते हैं, और ये मेडुलरी सेल मिलकर के मेडुलरी रे का निर्माण करती है। क्योंकि डाइकोट स्टेम में मेडुलरी रे सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, इसलिए मेडुलरी रे का निर्माण होता है, जबकि मोनोकॉट के अंतर्गत सेकेंडरी ग्रोथ के अभाव में मेडुलरी रे का निर्माण नहीं होता। मेडुलरी रे या मज्जा किरणें की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर मोनोकॉट डाइकोट रूट को अलग अलग कर सकते हैं। मेडुलरी रे कैसे दिखाई देती है? तो ये स्तंभ का काट, इसमें इस स्थान पर एक 7 पुल है। ये बहुत सारे 7 पुल हैं। इन 7 पुल में पाई जाने वाली ग्रोथ के कारण इनके मध्य इस प्रकार की रेखाएं दिखाई देना प्रारंभ होती है, जो ऐसा लगता है कि केंद्रीय भाग से विकसित हुई और परिधि की ओर फैलती जा रही है। इन रेखाओं को मेडुलरी रे या मज्जा किरणें कहते हैं। जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे उस समय इस मेडुलरी रे की संरचना और इसकी स्थिति और कार्य के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से कुल 16 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया, 16 पॉइंट के बारे में हमने डिस्कस किया है, और ये 16 पॉइंट निर्धारित करता है कि दिया गया पादप भाग मोनोकॉट स्टेम है या मोनोकॉट और डाइकोट स्टेम। इन 16 पॉइंट में से आप आसानी से 5 या 6 पॉइंट याद रख सकते हैं, जिसके माध्यम से हम मोनोकॉट और डाइकोट स्टेम में प्रारंभिक रूप से अंतर कर सकते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? जैसे बंडल शीथ है, फ्लोएम पेरेन्काइमा है, मेडुलरी रे है, कैम्बियम की उपस्थिति है, प्रोटोजाइलम लुक्विना है, स्टेम हेयर है, वेस्कुलर बंडल का टाइप्स है, इत्यादि प्रकार के।
इस आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया है डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम के बारे में डिफरेंस के रूप में। नेक्स्ट क्लास में हम इसी प्रकार का एक टॉपिक लेंगे, डाइकॉट और मोनोकॉट रूट के मध्य तुलना। थैंक यू, नमस्कार।